यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे दो सवाल बना के इसे और अच्छे समझ लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, अ चीता स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 5 मीटर पर सेकेंड या फिर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 250 मीटर्स। यानी कि एक चीता ये रेस्ट से स्टार्ट करके एक्सेलरेट करना चालू करता है 250 मीटर तक और इसकी एक्सेलरेशन है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू कवर दिस डिस्टेंस। अब हमें पता लगाना है कि कितना टाइम लगा होगा चीता को स्टार्टिंग से 250 मीटर तक पहुंचने में इस एक्सेलरेशन के साथ। अब देखो, सवाल पढ़ने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है ना कि इस क्वेश्चन की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम एक डायग्राम में डाल दें ताकि फिर हमें सवाल की जरूरत पड़े नहीं और हमें सिचुएशन भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां मेरे पास ये हो गया मेरा डायग्राम। ये मैंने एक चीता को यहां पे पेस्ट कर रखा है। वैसे तुम एक रफ सा डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। और ये चीता स्टार्टिंग में रेस्ट पे था और अब ये एक्सेलरेट करना चालू करता है और इसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हर एक सेकेंड ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, ये अपनी स्पीड को इंक्रीज करता जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो यानी कि ये चीता एक्सेलरेट कर रहा है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड से, या फिर मैं कहूँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और मान लेते हैं कि ये राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो यानी कि ये राइट डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो अब थोड़ी ही देर बाद ये चीता कुछ 250 मीटर आगे पहुंच जाने वाला है। ये मैंने यहां पर दिखा रखा है इसे 250 मीटर आगे। और हमें सवाल में पूछा गया है कि चीता को स्टार्टिंग से 250 मीटर आगे पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है जब उसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। तो टाइम कितना लगेगा चीता को यहां से यहां पहुंचने में, ये हमें पता लगाना है। तो देखो, अब हमने सवाल की सारी इंफॉर्मेशन को इस डायग्राम में डाल दिया है, तो हमें सवाल को देखने की जरूरत है नहीं। तो चलो इसे हटा देते हैं, ये थोड़ी सी जगह बन जाएगी यहाँ पे। हाँ, ओके। तो देखो, जब भी मैं ऐसे सवालों को देखता हूं जहां पे कि मुझे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम इनसे काम करना होता है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये सवाल आता है ना कि क्या मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम के फॉर्मूले का। तो यार इस केस में तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला ये तभी यूज में आएगा जब स्पीड ये कांस्टेंट नंबर हो, ये चेंज नहीं करे तो। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में तो स्पीड ये हमेशा चेंज करती जा रही है। हमारा चीज़ एक्सेलरेट कर रहा है, तो यानी कि इसकी स्पीड ये चेंज करती रहेगी। फिर तुम फॉर्मूले में किस नंबर को डालोगे? तो फिर यहां पे हम कैसे इसे सॉल्व करें? तो देखो, इस केस में हमारा एग्जाम्पल में हमारा चीता ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब कि इसकी एक्सेलरेशन ये एक कांस्टेंट नंबर है। और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना, तब हमारे पास कुछ काइनेमेटिक इक्वेशन होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये होगी ये काइनेमेटिक इक्वेशंस। देखो, v होता है फाइनल वेलोसिटी के लिए, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम और s ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन इक्वेशंस इन सारे वेरिएबल्स को रिलेट करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। अब अगर तुम इन सारे इक्वेशंस को पहली बार देख रहे हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमने इन सब के बारे में डिटेल में बात किया हुआ है एक पिछले वीडियो में, हमने इन्हें डिराइव भी किया है वहां पे। तो पहले तुम उन वीडियोस को एक बार देख के आ जाओ। अब आओ अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, किन किन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें दी हुई है, और फिर देखते हैं कि किस इक्वेशन को हमें पिक करना चाहिए। हाँ, तो आओ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमें दिया हुआ है कि चीता स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, यानी कि चीता की इनिशियल वेलोसिटी u ये हो जाने वाली है 0 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, और चीता की एक्सेलरेशन ये भी दी हुई है एज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें दिया हुआ है कि चीता ये कुछ 250 मीटर तक आगे चला जाता है, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसकी ये वैल्यू दी हुई है हमें, s इज इक्वल टू 250 मीटर्स। और हमें पता लगाना है कि कितना टाइम लग रहा है चीता को यहाँ से यहाँ आने में, यानी कि टाइम t, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हाँ, तो यानी कि हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो कि इन सारी वेरिएबल्स को रिलेट कर सके। आओ देखते हैं। देखो, इक्वेशन नंबर 1, इसमें तो यार टाइम t है, लेकिन यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी इसकी भी बात हो रही है। लेकिन यार यहाँ पे तो हमें कुछ भी v की वैल्यू दी हुई नहीं है और नहीं हमें v की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यार इसका इस्तेमाल हम क्यों करें, इसे हटाते हैं। नंबर 2, यहाँ पे s ये हमें दिया हुआ है, u ये हमें दिया हुआ है, t ये हमें निकालना है, और ये a और t, a दिया हुआ है, t निकालना है। तो यहाँ इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि थर्ड वाले इक्वेशन के साथ क्या हो रहा है। इसमें v, फिर से v आ गया यार, ये तो ना हमें दिया हुआ है ना ही हमें निकालना है, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन का, ये मैंने साइड में लिख रखा है। हाँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आओ सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और टाइम t की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, s की वैल्यू हो गई 250 मीटर्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेने वाला हूँ 250 मीटर्स
इज इक्वल टू यू इंटू टी। अब यू की वैल्यू तो हो गई 0 यार, तो यानी कि ये पूरा टर्म ये 0 हो जाने वाला है, तो इसे भूल जाओ। अब बचता है हाफ AT स्क्वायर, तो यानी कि हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम टी का होल स्क्वायर, टाइम टी का होल स्क्वायर। मैं इसे हटा लेता हूं ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए, ये इसे मैंने हटा दिया। हाँ, अब देखो हमें टाइम टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मैं टी के टर्म को एक साइड में रख लूंगा और इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। तो इसके लिए हम मैथ्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, और बचपन में ऐसा करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया करता था, इसे मैं यहाँ ले जाऊँगा, इसे मैं यहाँ ले जाऊँगा, लेकिन यार ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, ठीक है, और इसे गलती होने के भी थोड़े चांसेस हो जाते हैं। इसे करने का सही तरीका ये है ना कि तुम जिस टर्म को हटाना चाहते हो उस टर्म को या तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड या फिर डिवाइड कर दो। जैसे कि देखो इस केस में मुझे 2 को यहाँ से हटाना है, तो मैं इस साइड में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देने वाला हूँ ताकि 2 और 2 कैंसिल हो जाए। लेकिन देखो मैंने क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड में, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तभी तो ये इक्वेशन ये होल्ड करेगी। दोनों साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से। अब देखो मुझे हटाना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, तो इसके लिए मुझे इसे डिवाइड कर देना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ताकि ये दोनों कट जाएं। लेकिन देखो क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड में डिवाइड किया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हाँ, तो यानी कि मेरे पास बच गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 250 डिवाइड बाई 5। अब आप इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमिनेटर में हमारे पास है 2 इंटू 250 यानी कि 500 मीटर्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड में केवल बच रहा है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। हाँ, तो अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो 5 ये 500 को काट देगा 100 टाइम्स, और ये मीटर से मीटर कैंसिल, और हमारे पास ये जो सेकेंड स्क्वायर है ना ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास बच गया टाइम टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेकेंड स्क्वायर, 100 सेकेंड स्क्वायर। अब टाइम टी की वैल्यू को निकालने के लिए मैं दोनों साइड रूट लेने वाला हूं, रूट। हाँ, तो मेरे पास बच जाएगा टाइम टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 सेकेंड्स। अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम ये -10 सेकेंड इसका क्या मतलब है? तो देखो ये बताता है ना कि स्टार्टिंग टाइम यानी कि टी इक्वल टू 0 जब हमने चीता को देखना चालू किया उसके 10 सेकेंड पहले चीता कहाँ पे था। लेकिन यार हमें सवाल में तो इससे मतलब है नहीं। सवाल में हमसे पूछा गया है कि चीता कितने समय के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम, चीता ये 250 मीटर आगे होगा। तो यानी कि हम माइनस साइन को हम इग्नोर करते हैं, केवल प्लस टाइम से हमें मतलब है। 10 सेकेंड के बाद चीता 250 मीटर आगे पहुंच चुका होगा अगर ये एक्सेलरेट करता रहे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अब आओ एक और सवाल बनाते हैं। तो इस बार हमें दिया हुआ है अ ट्रेन मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड ब्रेक्स एंड डिसेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप? यानी कि एक ट्रेन है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रही है और फिर अचानक उसने ब्रेक लगा दिए और फिर वो ट्रेन धीरे धीरे डिसेलरेट करेगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से, और फिर ये रुक जाने वाली है, इट विल कम टू अ स्टॉप। हमें पता लगाना है कि डिसेलरेट करते टाइम वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें इस सवाल को सॉल्व करके दिखाऊं, वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप होता है कि सवाल को पढ़ने के बाद इसकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक डायग्राम में उतार लो, ताकि फिर तुम्हें सवाल की कोई जरूरत पड़े नहीं और फिर तुम सारी सीन को अच्छे से समझ भी जाओ। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेन है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो ये मैंने बना रखा है एक रफ ट्रेन का डायग्राम, और ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर्स पर सेकेंड से ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब फिर ये डिसेलरेट करेगी, ये ब्रेक लगाती है जिसके कारण कि ये डिसेलरेट करने वाली है। देखो डिसेलरेट मतलब कि ये धीरे धीरे रुकने वाली है, यानी कि इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड ये कम होती जाएगी प्रति सेकेंड। तो यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये डिसेलरेट कर रही है ना। अब देखो थोड़ी ही देर बाद ये ट्रेन जाके रुक जाने वाली है क्योंकि ये धीरे धीरे डिसेलरेट करेगी। तो फिर ये मैंने बना दिया है इस ट्रेन को, ये रुक गई यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये रेस्ट पे आ चुकी है। और लिख लेते हैं ये रेस्ट पे आ चुकी है। हाँ, अब सवाल ये पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में, डिसेलरेशन के प्रोसेस में ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी।
यानी कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है, एस, इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है। हाँ, अब देखो ये एग्जाम्पल भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर रहा है, और ऐसे केसेस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये हो गया मेरे इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, कौन कौन से वेरिएबल के बारे में मुझे पता है। तो देखो मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ये है 20 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। मुझे पता है कि एक्सेलरेशन ये दी हुई है -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मुझे पता है कि फाइनली ये ट्रेन रेस्ट पे आ रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ये भी मुझे पता है, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और हमें पता लगाना है कि डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो रहा है, s की वैल्यू हमें पता लगानी है। हाँ, तो यानी कि मुझे एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें कि इन सारे वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ हो, और ये मुझे मिल रहा है थर्ड से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो v u a ये तो मुझे दिया हुआ है, v u और a, और s की वैल्यू मुझे पता लगानी है। मैं पहले दूसरे इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे t की वैल्यू मेंशन की हुई है, और t तो ना ही मुझे दिया हुआ है ना ही मुझे पता लगाना है। तो आओ थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने लिख लिया है थर्ड इक्वेशन को। हाँ, अब अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूँ तो यहाँ पे v ये तो हो गया 0, तो ये हो जाने वाला है 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और u है 20 मीटर्स पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू हो जाने वाली है -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, इंटू एस। अब एस की वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब इसके आगे हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करने वाला हूं नहीं, तुम एक बार इसे खुद से सिंप्लीफाई करके देख लेना। तुम्हारा आंसर आएगा s इज इक्वल टू 25 मीटर्स। तो यानी कि यहां पर ट्रेन ये रुकते रुकते कुछ 25 मीटर आगे पहुंच चुकी होगी। अब देखो कुछ ऐसे सवालों में जहां पे कि बॉडीज एक्सेलरेट कर रही हो ना, वहां पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इस फॉर्मूले का तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कर रही हो, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो, तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन में से कोई भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाए, ये पता लगाने के लिए तुम एक बार सारे वेरिएबल्स को लिख लेना जो कि दिए हुए हों। इनकी मदद से तुम करेक्ट इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद केवल तुम्हें मैथ्स को सावधानी से करना पड़ेगा।